नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका सूद्र आज आप सभी का एक बार दोस्तों फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज के अपने वीडियो में हम आपको एक मॉडल पेपर और हल कराने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको एक मॉडल पेपर हल करा दिया था। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा की डेट बदल चुकी है। हम लोग को पूरे 1 महीने का टाइम और ज़्यादा मिल चुका है। जितना टाइम मेरे पास बचा था अब उससे 1 महीना टाइम ज़्यादा है। तो दोस्तों हम लोग के पास पूरे 30 दिन ज़्यादा हैं। ऐसे में हम लोग की तैयारी थोड़ा बेटर हो सकती है। ठीक है, तो हम आपको देखिए हमारा 8वां चैप्टर शायद आपको मैथ का कराना है। तो दोस्तों मॉडल पेपर हम आपके लिए इसलिए लेके आए हैं ताकि आप कंटिन्यू मेहनत करते रहें और थोड़ा बहुत आप मॉडल पेपर से भी वाकिफ़ हो जाएं कि जो पेपर होता है उसमें आखिरकार प्रश्न पत्र आएगा कैसे। ठीक है दोस्तों, इस वजह से ये हम मॉडल पेपर आप लोग को हल करा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए एक मॉडल पेपर तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, एक मॉडल पेपर हम इसे और अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि आप लोग को आइडिया मिलता रहेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के उठेंगे। बाकी मैथ की सीरीज़ में जल्द ही आगे बढ़ाने वाली हूँ दोस्तों, बच्चों का कमेंट आ रहा था। ठीक है, तो फिलहाल चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था इस जो पूरे निर्देश के बारे में मैंने आपको अगले वीडियो में ही बता रखा था दोस्तों कि यहाँ आपका रोल नंबर डाला जाएगा, यहाँ आपका नाम। ये देखिए अभय कुमार मेरे कोचिंग का एक बच्चा है, उसने टेस्ट दिया था, उससे हम मांग के लाए थे आप लोग को पढ़ाने के लिए। ठीक है, और यहाँ उसका नाम होगा आपका जो पेपर देने जाएगा। ठीक है, और यहाँ उसकी हस्ताक्षर होगी। बस दोस्तों इस पेज में आपको खाली इतना ही करना है। ये निर्देशांक है जो कि निर्देश है सॉरी जो कि 14 निर्देश है जो कि मैंने आपको इससे पहले जो मॉडल पेपर बताया था उसमें पूरा बता रखा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम हल कर लेते हैं रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए चलते हैं रीजनिंग की ओर। तो देखिए दोस्तों रीजनिंग के 10 खंड हैं, भाग 10 हैं, खंड तो 3 ही मिलेंगे। भाग 10 है तो ये पहला भाग हम लोग हल करने वाले। तो सबसे पहले मैं बता दूं निर्देश आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, अन्यथा देखिए पेपर में निर्देश पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सोचिए जो बच्चा 4-5 महीने से तैयारी कर रहा हो वो देख के बता देगा कि 10 चैप्टर में ये किस चैप्टर की रीजनिंग है। तो ठीक है, फिलहाल निर्देश थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्रों के समरूप को चुने एवं अपने उत्तर को दर्शाने के लिए उमापातिका में भरे। मतलब दोस्तों समरूप का मतलब होता है उसकी दोस्तों जो जैसे ये फिगर बना हुआ है एकदम सेम वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, समरूप का मतलब अभी आपके लिए इतना ही है, आगे आप जब 10th में जाएंगे तो आपको भली भांति पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम अपनी भाषा में कहें फ्रेंड्स तो ये सामान्य आकृति है। क्या है? समान आकृति है। तो आप जानते हैं समान आकृति में आपको करना क्या रहता है, बिल्कुल जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बन रखा है दोस्तों वही इन चारों में भी हमें ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए आइए ढूंढते हैं हम लोग। जैसे सेम इसमें ये है वैसे सेम इसमें कौन सा है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग मिला लेते हैं। ये होगा, हाँ हमारा ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ज़्यादा छोटा हो गया है, ये यहाँ पता नहीं कैसे हो गया, ये सब गलत हो जाएंगे ना, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों आप ये काम OMR सीट में करिएगा। मेरे पास फ़िलहाल OMR सीट नहीं है, मैंने सोचा था लाने के लिए, तो अब अगले मॉडल पेपर में कोशिश करूँगी कि ज़रूर ले आऊँ। ठीक है, तो आप ये काम अपने प्रश्न पत्र में मत करिएगा, मैं तो आपको बताने के लिए टिक लगा दे रही हूँ, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा। आप अपने OMR सीट में भरिए, आपकी भरने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ ही साथ आपका पेपर भी हल हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देखिए, सेम इसी के जैसे इसमें से कौन सी आकृति है? बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए सेम इसी के जैसे दोस्तों इसके जैसे इसमें से कौन आकृति है? चलिए बताइए, मिला ना? देखिए ए होगा। क्या होगा? ए। उसके बाद देखिए अब 4th वाली रीजनिंग आप देखिए, सेम इसके जैसे इसमें से कौन सा है आप चुन लीजिए, बाकी हम तो बताएंगे ही। चलिए तो फ्रेंड्स देखिए अब हम
देखिए वो जो 4 क्वेश्चंस आते हैं एक भाग से, तो समान आकृति के 4 क्वेश्चन थे। हल अब भाग सेकंड की बात कर लेते हैं। और यदि आप लोग खुद से हल करना चाहते हैं तो मैं एक बार पूरा पेपर आपको दिखा दूं, आप लोग हल करते रहिए और फिर मैं आपको उत्तर बता दूंगी। आप वीडियो को फिर से चालू करके देख लीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों ये ज़्यादा बेटर रहेगा, एक बार मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं और आप हल कर लीजिए। OMR शीट में अपने आंसर को टिक कर लीजिए, फिर आके इस वीडियो से आंसर को मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं, आप मिलाइए। ठीक है फ्रेंड्स, आपने सारे प्रश्न देख लिए हैं। आप वीडियो को इस मतलब कि रोक के वो कर लीजिए। अब इन 8 चारों को हम हल करा दें, फिर आगे के क्वेश्चंस आपको हम दिखाने वाले। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हमें भिन्न आकृति, सबसे अलग आकृतियाँ चार ऑप्शन है, चारों में सबसे अलग कौन है वो चुनना है, ठीक है। तो देखिए ATEU, वैसे हम लोग इंग्लिश में वॉवेल और कॉन्सोनेंट पढ़े होंगे, तो AEU तो वॉवेल हो गए, कॉन्सोनेंट कौन हो गया, सबसे भिन्न कौन हो गया दोस्तों हमारा B नंबर ऑप्शन। उसके बाद देखिए 1 - 2 2 3, सब तो दोस्तों प्लस में है, माइनस में कौन है, तो माइनस वाला ज़्यादा अलग है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उस सब के जो जूते हैं उसमें फीते लगे हुए हैं, ठीक है, कैसे भी लगे हों बट लगे हुए हैं, लेकिन जो B नंबर है उसके तो फीते ही गायब हैं, तो सबसे अलग कौन, ये हो गए। उसके बाद देखिए अब इसमें आती है, इसमें आंसर कौन सा होगा, जब ऐसे आ जाए तो आप गिनिए 1 2 3 4 आ गए इसमें, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ से गिनना शुरू किया था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 आ गए, इसमें 3 और इसमें 6। तो देखा जाए फ्रेंड्स तो इसमें भी सम है, इसमें भी एक सम है, इसमें भी सम है, इसमें 4 मतलब जो भी निकले हैं, इसमें 8, इसमें 6, इसमें 3 ही निकले, तो सबसे भिन्न जो हमारा होगा वो यही होगा। तो 3rd नंबर ऑप्शन हमारा राइट चॉइस होगा। ऑप्शन देखिए नीचे से कट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने बता दिया, आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले भाग की ओर, भाग 3। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप कभी भी ये रट के मत जाइएगा कि सबसे पहले मेरा समान आकृति आएगा फिर भिन्न आकृति आएगा, ऐसा आपके पेपर में कतई नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो आप कभी बगल वाले में चीट करिएगा, अन्यथा उसका तो नहीं लेकिन आपका ज़रूर गलत हो जाएगा, क्योंकि बगल वाले के हम चीट करेंगे तो उसका पेपर अलग रहेगा, आपका अलग रहेगा सेम, बट जो आप में 9वां क्वेश्चन है वो उसमें हो सकता है 40वां क्वेश्चन हो, ठीक है। तो ऐसे में आप ध्यान रखिएगा कि बगल वाले में चीट ना करें। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों, पहले निर्देश को पढ़ते हैं और फिर बताते हैं ये क्या है। वैसे तो दोस्तों आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये सदृशता है, क्या है फ्रेंड्स, ये सदृशता है। जो संबंध हमारा पहले का दूसरे के साथ है वही संबंध तीसरे का चौथे के साथ भी होना चाहिए, सदृशता ऐसा कहता है। फिर भी आइए निर्देश को एक बार श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए नीचे की तरफ उपलब्ध, वही दोस्तों वही बता रहा है कि क्या आएगा, ठीक है। चलिए तो फिर आइए हम लोग इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले एक ठू वर्ग था, इसकी 2 लाइनें थी और इन दोनों लाइनों को ऐसे इसके अंदर वो कर दिया ना। तो अब देखिए ये दोनों लाइनें तो ऐसे ही रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों लाइनें ऐसी ही थी, तो यहाँ पे ऐसे 2 लाइनें ऐसे, और बाकी ये जो 4 है ये इसके अंदर आ जाएंगी। तो देखिए ऐसा कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर D दिख रहा है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप। अब इसको बस खाली घुमाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो देखिए ऐसे था, इसको ऐसे घुमाया, फिर ऐसे, अब इसकी बारी है ऐसे घुमाने की। जब हम उसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा देंगे फ्रेंड्स तो B वाली आकृति बन जाएगी, ठीक है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 11वें नंबर क्वेश्चन में ये स्टार और ये वर्ग, इसको दोस्तों ऐसे घुमाया गया, ठीक है। अब ये ऐसे था ना, देखिए ऐसे है तो ऐसे घुमा दिया, तो ये देखिए इस कोने पे आ गया ना। अब देखिए उसके बाद फिर ये ऐसे था, अब उसको फिर ऐसे घुमाया गया तो चलिए ठीक, बट एक आकृति इसके साथ यहाँ बढ़ गई है, ठीक है। अब बारी है दोस्तों हमारी ऐसे घुमाने की, तो जब ऐसे घुमाएंगे तो स्टार इधर वर्ग इधर,
तो ऐसा किस में दिख रहा है, ये दिख रहा है स्टार इधर वर्ग इधर, स्टार इधर वर्ग इधर, तो इन्हीं दोनों में से एक होगा। लेकिन चलिए फिर देखते हैं, जब आप इस आकृति को ऐसे घुमाएंगे तो ये गोला घूम के यहाँ आ जाएगा, ये गोला दोनों में वही है ना। अब देखिए, उसके बाद देखिए अब आप हमें ये बताइए, एक तो यहाँ से ऑलरेडी वर्ग है, अब यहाँ पे ये वर्ग नहीं काम करेगा, अब ये कोई भिन्न आकृति आनी चाहिए, कोई अलग उसके साथ बढ़नी चाहिए, तो सी हमारा राइट चॉइस होगा। चलिए अब 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि जो ये वर्ग था उसके अंदर ऐसे एक कटिंग हुई थी, इस वर्ग के कटिंग के डंडे को निकाल के ऊपर कर दिया गया, आपको ये दिख रहा होगा ना। ऐसे ही हम इसको भी करेंगे, बाहर कर देंगे अंदर वाले को निकाल के, तो कौन सा दिखेगा हम लोग को, सी। ठीक है, चलिए आइए अब आगे के भाग को हल करते हैं हम लोग। अब भाग हल करते हैं दोस्तों हम लोग चौथा। ये जो हमारा है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा लीजिए आप इसे ठीक है, आप देख लीजिए, ये हमारा आकृति पूर्ति है। ठीक है दोस्तों, क्या है ये आकृति पूर्ति परीक्षण है, अभी एक और आकृति पूर्ति आएगा। तो फिलहाल आइए हम लोग हल कर लेते हैं। अब इससे हमें इसे करना है पूरा। तो देखिए सेम जैसे आकृति यहाँ पे है वही यहाँ पे है, अब जो यहाँ पे है वही यहाँ पे, यानी बस पलट के आनी चाहिए थी। तो इसमें से ऐसा कौन सा होगा, ये तो होगा नहीं, तो गलत हो जाएगा। जब आप इसे उठा के रखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ये तीर का इस तरफ मुँह है उसका इस तरफ होना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद वाला देखिए, इसको हमें पूरा करना है। तो ऐसा कुछ करिए कि ये त्रिभुज ऐसे यहाँ आके क्या हो जाए, पूरा हो जाए। ये ऐसी आकृति कौन सी आपको दिख रही है, ये सी नंबर है ना दोस्तों। क्योंकि देखिए अगर मैं बी को चूज़ करूँ तो बी तो पूरा यहाँ तक आ जाएगा, और ऐसा इसमें कुछ है नहीं, और ए तो कतई नहीं होने वाला, डी भी नहीं होने वाला है, तो सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद वाला प्रश्न आप देख लीजिए, इसको हमें पूरा करना है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी हमें साफ समझ आ रहा है। अब देखिए सेम इसी के जो आकृति यहाँ है सेम ऐसे यहाँ भी होनी चाहिए, बस थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। तो ये इन तीनों में तो कोई नहीं होगा, तो बचा हमारा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, तो यही हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे की रीजनिंग को हल करते हैं। अब दोस्तों आ गए हैं हम भाग 5वें पे। दोस्तों जो ये क्वेश्चन उठे हैं ये वर्ग पूर्ति परीक्षण से हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में जो दिया रहता था वो वर्ग दिया रहता था। क्या दिया रहता था, वर्ग दिया रहता था, वो अक्सर कटे रहते, तो उसे हमें पूरा करना रहता था। तो ये क्वेश्चंस वर्ग पूर्ति परीक्षण से उठे हुए हैं। ठीक है, अब इसे पे ये आकृति हमें ऐसा, मैं इसमें क्या जोड़ दूँ कि आकृति पूरी हो जाए। आप ऑप्शन देख लीजिए, आपको मैं सभी क्वेश्चन से एक बार दिखा दे रही हूँ, देख लीजिए। चलिए अब बताइए कि 17 नंबर क्वेश्चन में आप ऐसा क्या जोड़ें कि आकृति पूरी हो जाए। तो इसे तो जोड़ेंगे नहीं, कि आप जोड़ेंगे इसे, सोच विचार लीजिए, ऐसे ही आंसर नहीं दीजिए, अन्यथा उत्तर गलत भी हो सकता है। अगर मैं ये पहली ही आकृति ले रहे हैं, ठीक है, पहली ही आकृति अगर मैं लूँ, इसे यहाँ लाऊंगी तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, यही पहली राइट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो आकृति का भाग है ये पंचभुज है, 5 भुजाएं इसकी क्या होनी चाहिए थी, है ना। चलिए अब बताइए इसमें कौन सी आकृति ऐसे आएगी तो ये आकृति पूरा हो जाएगा। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। चलिए अब देखिए इसमें कौन सी आकृति आएगी कि ये पूरा हो जाएगा, बी नंबर, है ना। चलिए बताइए ऐसी कौन सी आकृति ला दे कि ये पूरा हो जाए। चलिए अब इसे भी हम लोग हल ही कर लेंगे। तो कौन सा होगा, कुछ निष्कर्ष आया, कौन सा होगा, ए नंबर होगा। देखिए ये थोड़ा सा तिखा हो गया है, ये आएगा ही नहीं, ये तो कतई गलत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब भाग हम छठा हल करते हैं। ठीक है, देखिए फिर भी हम हल कराते हैं आपको। देखिए क्योंकि दोस्तों दरअसल बात ये हो गई कि जो मैंने इसे पहले बताया था, कहाँ पे थोड़ा दिखाते हैं आपको, ये जो मैंने आपको दिखाया था,
ये चैप्टर श्रृंखला था। कौन सा था? चैप्टर श्रृंखला था। और ये अभी जो हम हल करने वाले ये चैप्टर सदृशता है। दोस्तों मैंने आपको अगले ही वीडियो में बताया था कि श्रृंखला और सदृशता सेम वही चीज़ें हैं, सेम वही नियम फॉलो करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने अभी क्या बताया था, जो नियम पहले का दूसरे के साथ होता है वही नियम तीसरे का चौथे के साथ भी होता है। और जस्ट वही नियम हम वहाँ भी लगा रहे थे और यही नियम हम यहाँ भी लगाएंगे। बट श्रृंखला में थोड़ा सा अंतर रहता है दोस्त कि उसमें सीरीज बनते हुए जाती है, बट सेम इसी के जैसे वो भी हल करना रहता है। तो चलिए हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन थी, त्रिभुज बना। 2 लाइन है तो एक भुजा उसकी बढ़नी चाहिए, क्योंकि एक लाइन बढ़ी है तो त्रिभुज के यदि एक भुजा बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा? चतुर्भुज बनेगा, है ना। चलिए अब उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। देखिए ये एक चतुर्भुज था, उसका एक पार्ट काट लिया गया, उसका 1/4 भाग काट के यहाँ रख दिया। अब हम वृत्त का 1/4 भाग काटेंगे तो क्या निकल के आएगा? डी, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ क्वेश्चन आप देखिए कि 8 दूनी 16, वृत्त में 16 हो गया, पंक्तियाँ 15, वृत्त में क्या होना चाहिए? 15 होना चाहिए। ये इसलिए गलत है क्योंकि वर्ग में नहीं चलेगा, क्योंकि इसका जो संबंध है ये गोले के साथ है, तो इसका भी संबंध गोले के साथ होना चाहिए। अब यहाँ देखिए जोड़ते हैं। 6 5 11, 11 11 8 19, 19 7 26। अब इसे भी जोड़ते हैं। 8 2 10, 10 3 13, 2 15। तो यहाँ आना चाहिए क्या दोस्तों? 15, ठीक है। चलिए आगे हल करते हैं। ये देखिए दोस्तों भाग हमारा 7वां, ठीक है। अब भाग 7वें में आप जानते हैं हमें करना क्या है? भाग 7वें में हमें जो हल करना रहता है फ्रेंड्स वो कागज़ कटिंग है, ठीक है। चलिए मैंने आपको इससे पहले वीडियो में सिखाया था कि हम कैसे कटिंग करेंगे ना। जैसे जैसे ये हमें फोल्ड करने के लिए बता रहा है वैसे वैसे आप फोल्ड करते जाइए, और जब लास्ट वाली क्रिया है तो जैसे बताया वैसे कट कर दीजिए, फिर खोल लीजिए, सेम जो आकृति बने वही हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए पहले इसको ऐसे मोड़ा, फिर इसको ऐसे मोड़ दिया और यहाँ पे इसको थोड़ा सा कट कर दिया। अब ये जो कट किए इसको ऐसे खोलेंगे तो ये वृत्त ऐसे हो जाएगा। अब फिर यही पार्ट जब उधर पलटेंगे तो पूरा उधर भी चला जाएगा। तो अब आप बताइए कौन सा बनेगा? डी नंबर बन जाएगा ना। चलिए अब इसको देखिए, इसको समझिए कि कोई गोला काटा हुआ था, ठीक है। उसको एक बार ऐसे पलटा, फिर उसको ऐसे पलट दिया, ठीक है। उसके बाद ऊपर उसकी कटिंग कर दी गई। अब आप जैसे जैसे उसको मतलब मोड़े हैं वैसे उसको खोलिए भी। तो जब आप इस पार्ट को ऐसे खोलेंगे तो ये खुलेगा तो, लेकिन एक ऐसे कटिंग यहाँ भी आ जाएगी। अब फिर उसे खोलेंगे तो 2 कटिंग यहाँ, अब फिर उसे खोलेंगे तो 4 कटिंग उधर पलट जाएगी ना। तो देखिए कौन सा होगा? राइट ऑप्शन हमारा डी नंबर होगा, ठीक है। देखिए ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोस्तों हमारा बीच में यहाँ ऐसा कोई गोला नहीं है, नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो है इसलिए गलत है। ये दोनों तो कतई गलत हैं। चलिए अब इसे देखिए, इसमें कौन सा उत्तर होना चाहिए? कोई कागज़ लिया था, उसे ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड कर दिया, उसके बाद यहाँ से उसकी कटिंग कर दिया, ठीक है। अब जब कटिंग किया और साथ ही साथ साइड से भी कट कर दिया। अब सोचिए यदि आप इस कागज़ को खोलते हैं, क्या करते हैं? इस तरफ ऐसे खोलेंगे तो ये ऐसे वृत्त थोड़ा सा होगा और ये ऐसे यहाँ हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो डी नंबर आपकी आकृति ऐसे बन के निकलेगी, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ये क्या चीज़ है? 5 भुज है दोस्तों। इसको पहले देखिए लिया, 5 भुज को लिया, ऊपर से ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। ऊपर से मोड़ने के बाद उसे साइड से भी मोड़ दी। अब फिर बीच से ऐसे कटिंग कर दिया, ऐसे गोले आधा काट दिया। अब जब ऐसे खोला तो ये वृत्त क्या हो जाएगा? ऐसे पूरा हो जाएगा। अब फिर ऊपर खोलेंगे ऐसे तो फिर वो जो आधा था वो पूरा हो जाएगा। तो बी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। 2 बनने की कोई चांस ही नहीं है, एकदम ऊपर तो बनेगा नहीं, और ये साइड ही पूरा पलट दिया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अब ये हमारा भाग 8वां है। क्या है? भाग 8वां है, जहाँ पे हमें हल करना है दर्पण प्रतिबिंब। जिस तरफ दर्पण उसी तरफ आप दीजिए पलट। दर्पण हमारा नीचे रखा हो, इस चाँद को यदि उठाइए और आप ऐसे पलटिए, ठीक है।
जब आप इस चाँद को उठा के ऐसे पलटेंगे, देखिए मेरा हाथ का डायरेक्शन ऐसे, क्योंकि दोस्तों ये जो दर्पण है इधर लगा हुआ है, तो ये जो आकृति है उसका प्रतिबिंब ऐसे, अगर आप दर्पण यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कुछ ऐसे, जब आप उसके सामने रखेंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार का उल्टा बनेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे आप ऐसे घुमाइए, तो आप इस चाँद को उठाइए और ऐसे घुमा दीजिए, तो होगा क्या, ये वाला पार्ट ऊपर और ये वाला नीचे हो जाएगा। तो ऐसा आपको किस आकृति में दिख रहा है, दिखा कुछ? बी, सी, डी। तो देखिए आप जब इस भाग को ऐसे उठाइए नीचे लाइए, तो ये देखिए ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अब जस्ट सेम वही हाल इसमें, ऐसे भी इसको हमें पलटना है। आप जब इस भाग को ऐसे पलटेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा। ऐसा किस में दिख रहा है, खाली ये बी में दिख रहा है, तो बी नंबर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अब ऐसे आप इसको भी हल करिए, इस चीज़ को ऐसे दीजिए पलट। जब आप पलट देंगे तो देखिए ये दोनों तो हो गए नहीं, चलिए कट करते हैं, बची हमारा ए और बी। आप इसको पलटेंगे तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगा, तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ये दोनों सटे हुए यहाँ नहीं, तो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद का देख लीजिए, आप वायु को उल्टा करिए तो ये चीज़ ऊपर और ये दोनों नीचे, तो ऐसा हमें खाली सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए अब आगे हमारी अभी दो भाग बचे हुए, दोनों भाग को हल करके हम मैथ पे आएंगे। ये हमारा भाग 9वां है दोस्तों, छुपी आकृति, ठीक है। ये जो आकृतियाँ इधर आपको प्रश्न आकृति जिसको हम लोग कहते हैं, जो हैं वो उत्तर आकृतियों में कहीं ना कहीं छिपी हुई हैं, ठीक है, सम्मिलित हैं, कुछ भी कह लीजिए आप। तो आप बताइए ये आकृति इन चारों में किस में छिपी हुई है? देख लीजिए उत्तर कौन सा होगा एकदम सही से। हड़बड़ी में उत्तर कभी नहीं दीजिए, ना तो कभी लिखिएगा, अन्यथा आपका उत्तर कभी सही नहीं होने वाला है। इत्मीनान से बताइए, ना आप कहीं जाएंगे ना हम कहीं जाएंगे, ना ये वीडियो कहीं जाने वाला है। दोबारा प्ले करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और हाँ दोस्तों ध्यान रहे कि यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे आपको और भी अच्छे रीजनिंग कह रहे हैं, मैथ और हिंदी के क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। वहाँ से आप अपनी मैथ को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। यदि आप कुछ और परिवर्तन चाहते हैं तो जो कमेंट बॉक्स है उसमें मेंशन करिए, हम आपको हर चीज़ बताएंगे, ठीक है। चलिए फ़िलहाल 34 नंबर हल करते हैं। तो आप बताइए ये आकृति इन चारों में से किस में छिपी हुई है? तो साफ साफ दिख रहा है कि ए नंबर में ये आकृति छिपी हुई है। चलिए अब बताइए ये आकृति इन चारों में किस में छिपी हुई है फ्रेंड्स? सी नंबर, यस करेक्ट। उसके बाद अब 36 नंबर का बताइए कि ये आकृति इन चारों में कहाँ छिपी हुई है? डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट चॉइस होगा। चलिए अब आखिरी भाग को हल करेंगे, फिर हम आगे वाले खंड को हल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा भाग 10वां, यानी ये हमारा आखिरी भाग है, क्योंकि रीजनिंग के खाली 10 ही भाग होते हैं, ठीक है। ये आकृति निर्माण है। कौन सा है दोस्तों? ये अभी तक इससे पहले आकृति पूर्ति परीक्षण आया था, अब आकृति निर्माण है। मतलब इन आकृतियों, यदि इन तीनों को मिला दिया जाए तो इसमें से कौन सी आकृति बनेगी, वही हमें करना है। तो आप बताइए इसमें ये तीनों, या फिर ये कह लीजिए कि ये तीनों आकृति आपको सही किस इसमें से किस ऑप्शन में दिख रही हैं, ये ज़्यादा बेटर है। तो बताइए ये तीनों आकृति सही आपको किस में दिख रही हैं, किस ऑप्शन में दिख रही हैं? ए में भी नहीं, बी में भी नहीं, सी में नहीं, तो बचा हमारा डी में, ठीक है। अब चलिए आगे, अब बताइए ये तीनों आकृति आपको किस फिगर में दिख रही हैं? ये ज़्यादा पतला, ये ज़्यादा मोटा, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन। ए तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब ये बताइए ये तीनों आकृतियाँ आपको किस फिगर में दिख रही हैं? ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, बचा हमारा बी नंबर ऑप्शन। चलिए अब बताइए आपको ये दोनों आकृतियाँ आपको किस में बिल्कुल एकदम सही दिख रही हैं? तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो बचा हमारा क्या दोस्तों? सी हो गया, ठीक है।
अब हमारी रीजनिंग हो गई फिनिश दोस्तों। 40 रीजनिंग रहती है जो कि हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से, आपके वॉच टाइम से मोटिवेशन हम लोग को मिलता है। देखिए, हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं, अगर आप लोग हम लोग को सपोर्ट करेंगे तो हम लोग भी जल्द आ जाएंगे आप लोग के साथ आपकी मदद करने के लिए। और आप लोग ऐसे वीडियो चालू करके थोड़ा सा देख के वीडियो बंद कर देते हैं, तो ऐसे में देखिए आपका कुछ नहीं जाता लेकिन सब हम लोगों का चला जाता है। तो ऐसे में यूट्यूब जो है वो उसे आगे नहीं भेजता है, सोचता है ये वीडियो गंदा है, क्योंकि आपने उसे देखा ही नहीं, चालू किया और चले गए। और ध्यान रहे कि कभी भी किसी को आप 1-2 मिनट में जज नहीं कर सकते हैं। आप मेरा वीडियो 1 मिनट देखें, क्या जाने मेरे बारे में, क्या समझे मेरे बारे में, जो आप उस वीडियो को डिसलाइक मार के या फिर छोड़ के चले गए। यदि आप पूरा वीडियो देखते आपको नहीं समझ में आता कुछ बातें, तब हाँ आप उस वीडियो को छोड़ सकते हैं, दोबारा कभी उस चैनल को खोले तक नहीं, मैं तो ये कहूँगी। यदि देखिए बहुत से यूट्यूबर हैं, मैंने भी बहुतों को देखा है, तो ये गलत थिंग्स है कि जो लोग खोल के छोड़ देते हैं, मतलब वीडियो को टच तो करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, फिर कहेंगे बकवास है, हटाओ। लेकिन कैसे जज कर लिया 1-2 मिनट में? आपने तो मुझे अभी देखा ही नहीं ना, तो जाना कम से कम पूरा वीडियो को वॉच करते, नहीं समझ में आता तब आपको बताना चाहिए था। तो फ़िलहाल चलिए, बस हम बता रहे हैं कि देखिए अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप लोग ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे ना। तो चलिए, फ़िलहाल यदि आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो हम भी आपके साथ हैं, आपके लिए लगे रहेंगे। और हाँ, जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो कमेंट करके बताइए, हम आपको ज़रूर कंप्लीट कराएंगे। और हम ध्यान रहे सभी के कमेंट रीड करते हैं, और ठीक है, जो क्वेश्चन भी यदि आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं मैथ की ओर, ठीक है। अब हम मैथ को हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम मैथ में, देख रहे हैं आपको खंड सेकंड दिख रहा है कि अंक गणित परीक्षण, आपको यहाँ मैथ लगानी है। तो चलिए आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो दोस्तों मैंने आपको शायद पहले कि दूसरे चैप्टर में ये सवाल हल कराई है। अब हाँ, वो बात की बात है, आप वीडियो ना देखे हों, बट हम बता रहे हैं, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, बताएंगे आपको, क्योंकि हमारा काम ही है आपको लोगों को सिखाना। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा था कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए, 2 अंकों की कुल 90 संख्याएं बन सकती है। कितनी बन सकती हैं? 90। और 3 अंकों की कुल 900 संख्याएं बन सकती हैं। कितनी बन सकती हैं? 900। 4 अंकों की कुल 9000 संख्याएं बन सकती हैं। कितनी बन सकती हैं? 9000। और 5 अंकों की कुल 90000 संख्याएं बन सकती हैं। तो और यदि आगे पूछे तो आप ऐसे 0 बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो यहाँ हमसे 3 अंकों की पूछा था, तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है फ्रेंड्स? 900 संख्याएं बन सकती है। जो मैंने आपको बताया वो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आप पेपर में जाएंगे तो आपको गिनने का टाइम नहीं मिलने वाला है। कुछ चीज़ें यदि याद ही कर ली जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। 1 के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? मतलब 1 के लिए कौन सा कथन इसमें बिल्कुल राइट है। 4 कथन दिए हुए हैं। पहला ये दिया है कि 1 सभी संख्याओं का गुणज है। गुणज का मतलब होता है कि 1 क्या सभी के टेबल में आता है? थोड़ा सोचिए, गुणज मतलब टेबल होता है, टेबल। अब हमें आप ये बताइए, 1 सभी के टेबल में आता है? नहीं आता। 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड है। मतलब दोस्तों, यदि मैं 1 का गुणनखंड करूं, अभाज्य नहीं, खाली गुणनखंड। गुणनखंड मैंने आपको पढ़ाया, फैक्टर जिसे कहते हैं, पढ़ाया है ना। तो गुणनखंड मतलब क्या? सभी संख्याएं 1 से कट जाती हैं? जरा सोचिए, क्या सभी संख्याएं 1 से कट जाएंगी? हाँ मेरे दोस्त, सभी संख्याएं 1 से कट जाएंगी। तो बी ही हमारा राइट होगा, सी तो गलत हो गया, 1 सम है ही नहीं, ना तो 1 अभाज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी क्या संख्या क्या होगी जिसे 54 से गुणा करने पर 108 का गुणज प्राप्त हो। गुणज मतलब मैंने क्या बताया कि 108 के टेबल में वो आए, मतलब 108 से वो कट जाए। वह छोटी से छोटी संख्या
क्या होगी इसमें, किससे गुणा करें। तो चलिए इसको मैं हल करके बताती हूँ। तो आप करिए ये, थोड़ा सा हाँ जगह मिल जाए ना। तो देखिए करना हमें ये है, कह रहा है कि 54 में किससे गुणा करें। मानते हैं हम यक्ष से गुणा करते हैं, किसका गुणज प्राप्त हो, 108 का। यही प्राप्त होना चाहिए ना, किससे गुणा करें कि इस संख्या से कटने वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो चलिए यदि मैं इसे डिवाइड करूँ तो 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यक्ष का मान 2 आएगा। यदि दोस्तों हम 54 में 2 से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें, 2 से, तो क्या आ जाएगा 108, जो कि 108 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 भी हमारा राइट ऑप्शन है। और आप चेक कर लीजिए, 4 रख के देख लीजिए। 4 रख के यदि आप देखेंगे तो क्या देखिए 108 से कटेगा, और वैसे भी हमसे छोटी छोटी बोला है, तो 2 ही हमारा राइट होगा। ठीक है, यदि आपका 4 भी आए 3 भी आए तो सबसे छोटी तो हमारा 2 ही है ना। अब देखिए इसका हमसे लघुत्तम समापवर्तक पूछा है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको लासा मासा पूरा पढ़ा रखा है, यहाँ तक ये भी बताया था कि भिन्नों का लासा और मासा कैसे निकाले। यदि जो बच्चे नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाके देख ले। देखिए ये रिक्वेस्ट में हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है, हमारा बस खाली इतना फ़ायदा कि हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा, बाकी सब फ़ायदा आपका ही है। क्योंकि दोस्तों वो सुने होंगे अधजल गगरी छलकत जाए। यदि आपको पूरा ज्ञान नहीं रहेगा तो आप कभी भी सही से नहीं कर पाएंगे। इस वजह से, अन्यथा आपकी मर्जी, आपका भविष्य है, हमारा काम था बताना, समझे तो ठीक, अन्यथा कोई बात नहीं। चलिए इसका हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना था। तो मैंने आपको बताया था लासा मासा में कि जब भिन्नों का लासा निकालने के लिए आता है तो करते क्या हैं, अंश का लासा बटे में हरों का लासा। ये भिन्नों का लासा का फार्मूला क्या होता है, चलिए आइए इसे भी हल करते हैं हम लोग। देखिए फार्मूला लिख रहे हैं, भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटे में हरों का मासा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वहाँ क्या है, तो देखिए अंशों का लासा निकालना है। तो अंश हमारा 5, 4, 8, 9, इसका हम लोग लासा लेते हैं। 4, 9, फिर इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ 5 ही, यहाँ फिर इसे एक बार 5 से, अब 3 से इसे एक बार काटते हैं, फिर 3 से काटते हैं। देखिए अब हम इसका सबका गुणा करते हैं। देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 5 दूना 10। ठीक है, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4, 5 दूना 10, 3 त्रिका 9, 9 चौक 36, पीछे 1 0। ये क्या आ गया हमारा लासा। और हरों का मासा निकालना है। तो हर देखिए क्या है हमारा, 2, 4, 6, 8। ठीक है, 2, 4, 6, 8 ये हमारी हर थी, इसका हमें मासा निकालना है। चलिए 2 से भाग हम 4 में देंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ ये पूरा कट जाएगा। अब फिर 2 से भाग 6 में देते हैं, ये भी कट गया। फिर 2 से भाग 4 में देते हैं, 8 में देते हैं, सॉरी। तो यानी मासा हमारा क्या आएगा, 2 आने वाला है। क्या आने वाला है, 2। देखिए अंशों का लासा आया 360, मासा हमारा 2 आया। काटेंगे इसे तो आएगा 180। तो देखिए हमारा आंसर राइट क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 21/4 को मिश्र भिन्न में बदले। ये मैंने अभी हाल ही में आपको पढ़ाया था, भिन्न। ठीक है, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं जो मैंने आपको पढ़ाया था, उस चैप्टर से रिलेटेड ये सवाल है। क्या कह रहा था कि 21/4 को मिश्र भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो देखिए क्या था, 21/4, यानी 4 से आप 21 में क्या करें दोस्त, भाग दे। यदि आप 4 से 21 में भाग देंगे तो 4 पंजे 20, यहाँ 1 आएगा, यानी 5 सही 1/4। इसको सही पे रखते हैं, इसको अंश पे, इसको हर पे। 5 सही 1/4 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, 5 सही 1/4। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है,
डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। 46 नंबर आपको भिन्न है, इसे हल करना है सरलीकरण। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग इसे हल करके आपको बताते हैं। चलिए पहले हम लोग प्रश्न को नोट करते हैं। यहाँ 100 माइनस बड़ा ब्रैकेट 18 मझिला ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट भाग इसके ऊपर रेखा ब्रैकेट गुणे 5 भागे 4 मझिला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। ये हमारा प्रश्न है, इसे हमें करना है हल। तो चलिए आइए इसे हम लोग आगे हल करते हैं। देखिए अब ये हमारा प्रश्न है, इसे हमें करना है हल। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि ब्रैकेट में दोस्तों सबसे पहले रेखा को, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझिला ब्रैकेट, फिर बड़े ब्रैकेट को हल करते। तो रेखा ब्रैकेट इसमें आया हुआ है, तो हम सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को हल करने वाले हैं। ठीक है, इसमें लगभग चारों ब्रैकेट आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम रेखा ब्रैकेट को हल करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहले इसको लिख लिए। फिर ये कुछ इस प्रकार है। भाग का मतलब दोस्तों हम इसको बटे में ला सकते हैं, इसके ऊपर रेखा लगा हुआ है, अभी ये ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, गुणे 5 फिर मझिला ब्रैकेट, यहीं पे छोटा ब्रैकेट क्लोज भागे 4, यहाँ नहीं है, ये यहाँ है। अभी ये वाई लाइन पूरी कट करते हैं, बहुत ज़्यादा गलत हो गया इसमें, आप सही से लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर रेखा ब्रैकेट, रेखा कोष्टक, हम इसी को हल करना बता रहे हैं। ठीक है, अभी बेटर है। तो चलिए देखिए अब हम हल कर रहे हैं। हाँ, अब तक पहले रेखा को हल कर रहे हैं, तो भाग को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब चलिए आगे आपको बताते हैं। दशमलव एक अंक के बाद इसमें भी दशमलव, एक अंक के बाद इसमें भी दशमलव क्या हो जाएगा, अपने से हट जाएगा। इसे काटेंगे तो 24 चौके 96, 4 गुणे 5, यहाँ छोटा ब्रैकेट है, भागे 4 मझिला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए इसके आगे 100 माइनस ये बड़ा ब्रैकेट 18। ठीक है, अब यहाँ करेंगे तो 4 पंजे 20। चलिए अब ये छोटा ब्रैकेट तो अपने आप ही हट जाएगा ना फ्रेंड्स। देखिए छोटा ब्रैकेट जो है वो अपने आप ही हट जाएगा। चलिए, क्योंकि अब इसको छोटा ब्रैकेट तो हल ही नहीं करना हमें। यहाँ 18 है। ठीक है, अब जब छोटा ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ भागे 4 भी आ जाएगा। तो जब हम 20 से 4 में भाग देंगे तो 4 पंजे 20, यहाँ 5 आ जाएगा। अब मझिला ब्रैकेट में कुछ नहीं बचा, मझिला ब्रैकेट भी हट जाएगा हमारा। तो चलिए हटाते हैं हम लोग मझिले को भी। अब मझिला भी हट गया, तो अब आप करिए 18 का 5 में गुणा। तो जब हम 18 का 5 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। 18 पंजे देखिए 5 8 40, हासिल लागे 4, 5 एक 5 और 18 पंजे 90। 100 में से 90 जाएगा तो क्या बचेगा, 10। तो देख लीजिए कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कच्चे कार्य के लिए जगह दी है, इतनी में तो हम लोग हल ही नहीं कर पाते। आप लोग जब जाइएगा ना तो पेंसिल लेके जाइएगा ताकि मिटा के हल कर सके। ठीक है, ज़्यादा जगह आपको मिलेगी नहीं वहाँ पे। इसके बाद जो है दोस्तों वो देखिए हमारा 20वां चैप्टर आपका होगा शायद, पुरानी बुक में तो 20वां ही है, बाकी आप में नया हो गया हो। अब इसे हमें हल करना है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग, आप देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए आंकड़े एक कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष निर्मित किए गए कारों की है। मतलब देखिए सन 2012 में 2 कार, सन 2013 में 5 कार, सन 2014 में 4, सन 2015 में 1, सन 2016 में 3 कारें। ठीक है, यदि कार का चित्र 1000 कारों को दर्शाता है, मतलब ये जो एक कार है वो 1000 को दर्शाती है, तो 2 कार 2000 को, 5 कार 5000 के, 4 कार 4000 की, 1 कार 1000 की, 3 कार 3000। बताइए कि कंपनी द्वारा एक वर्ष में औसतन कितने कार बनाए गए। ठीक है, हमें ये बताना है कि कंपनी द्वारा एक वर्ष में औसतन कितने कार बनाए गए। तो इसे देखिए हम किस प्रकार हल करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको करना ये होगा, देखिए आपको औसत पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक कार का मतलब 1000, तो 2 कार का मतलब 2000। हम आपको लिख के बता रहे हैं, देखिए इधर साइड में लिखें। एक कार का मतलब 1000, तो 2 कार का मतलब 2000। एक कार का मतलब 1000, तो 5 कारों का मतलब 5000। ऐसे यहाँ पे 4000, उसके बाद 1000,
और फिर 3000। इन सबको हम ऐड कर रहे हैं। 4 4 8 8 2 10 5 15 कितना आ गया? 15,000। हमसे औसत पूछा है, ठीक है, औसत सभी। तो अब इस 5 साल का है ना, तो 5 से इससे हम भाग दे देंगे। 5 तिहाई 15 कितना आ जाएगा दोस्तों? 3000। यहाँ पे जो 1 वर्ष है ये समथिंग गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि 10 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखिए कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। तो देखिए औसत का फार्मूला होता है औसत इक्वल कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे में कुल संख्या। क्या होता है? कुल संख्या। तो देखिए यहाँ को आपको औसत कितना दिया है? 12 दिया है। कुल पदों का योग पता नहीं है। कुल संख्या कितनी है? 10 है। तो हम कुल पदों का योग को यक्स मान रहे हैं ताकि हमारा इसका वैल्यू आ जाए। तो यानी दोस्तों यक्स की वैल्यू कितनी? कुल पदों का योग कितना हो गया? 120। फिर कह रहा है कि यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए। अब बताइए हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं? 10, ठीक है। कितनी संख्याएं? यदि आप 1 में 5 जोड़ेंगे तो 10 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? 50 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 50। तो हमारी कुल संख्याओं का योग 120 ऑलरेडी था। कितना था? 120 था। और हमें इसमें 50 और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या जोड़ना पड़ेगा? 50 और जोड़ना पड़ेगा। यानी अब हमारा कुल योग कितना हो गया? 170 हो गया। कुल संख्या हमारी अपर भी 10 है। नया औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग 170, कुल संख्या 10। अब हमारा औसत क्या हो जाएगा? 17। अब चलिए कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 4:5:6 के अनुपात में है। यदि इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर हो तो इनकी भुजाओं की लंबाई बताइए। चलिए आइए हम आपको इसे हल करके बताते हैं कि आप इसे हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए परिमाप, देखिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। परिमाप आप जानते होंगे ये पूरा, ठीक है। यही हमारा क्या है? परिमाप है। तो परिमाप का फार्मूला ABC। अगर हम एक भुजा की लंबाई A, दूसरे की B, तीसरे की C मान रहे हैं तो परिमाप A + B + C वही हो जाता है, ठीक है। सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है? सभी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। यहाँ पे हमें भुजाओं का अनुपात दिया है। तो आपको हम जब अनुपात पढ़ाएंगे तो एक चीज़ बताएंगे कि अनुपात में हमेशा x मान लेना चाहिए। तो 4x अनुपात 5x अनुपात 6x मान लिया। अब इन्हीं भुजाओं का योग क्या होता है? परिमाप होता है। सबको जोड़ के कल हमें परिमाप दिया है कितना? 60। इसे हल करेंगे तो देखिए 6 4 10 5 15x = 60। 15 15 15 15 चौके 60। यक्स का मान कितना आ गया? 4। अब आप यक्स का मान बारी बारी सभी पे रखिए। तो यहाँ रखेंगे तो 4 चौ 16 आ जाएगा। यहाँ रखेंगे तो 4 पंजे 20 आ जाएगा। यहाँ 4 छंग 24। तो 16 20 24 देख लीजिए। 16 20 24 पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखिए। 4 दर्जन केले का मूल्य 192 रुपये। तो 20 किलो का मूल्य, देखिए 1 दर्जन में 12 केले, तो 4 दर्जन में 48 केले। सोचिए 48 केले का मूल्य 192 रुपये। तो 1 केले का मूल्य 192 बटे में 48, तो 20 किलो का मूल्य। गुणा कर दिए इसे। अब इसे काटते हैं। 2 से काटेंगे तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ काटेंगे तो 24, फिर इससे काटेंगे, फिर इससे काटेंगे, फिर अब 12 से हम यहाँ काटेंगे तो 12 का नाम 12, 7 बचेगा। 12 छंग 72, 16 पंजे 80। यानी दोस्तों 20 किलो का मूल्य कितना होने वाला है? 80 होगा, ठीक है। देख लीजिए इसको एक एक नियम कहते हैं। एक ग्राहवा चैप्टर है आपका, इसे भी हम मैथ में आपको पढ़ाएंगे। चलिए आगे की हम और सवालें हल कर लेते हैं अपनी। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा 51 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। चलिए आइए इसे भी हल करके आपको बताते हैं। कह रहा है कि 300 अंकों में से एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया। पूर्णांक 300 का था। किसका था दोस्तों? 300 का था। 300 का 30% निकालते हैं तो 30 यानी 90 अंक प्राप्त किए। कितना प्राप्त किया? 90 अंक प्राप्त किए तथा 15 अंकों से फेल हो गया।
ये मतलब दोस्तों यदि वो 15 अंक और पा जाता तो पास हो जाता, तो हम इसे 15 दे देते हैं ताकि ये पास हो जाए। ठीक है, सही है। हाँ, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी? तो यदि वो 105 पाता तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो यानी ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब आप 52 नंबर सवाल को देखिए। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 8 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहले आपको बता दें कि सवाल में आप नोटिस करिएगा, चाल समय दूरी की होगी, आयत परिमाप की होगी, मतलब वो जो परिमाप क्षेत्रफल आयतन की होगी। जब ये सब सवालें आए तो आप यूनिट चेक करिएगा। देखिए टाइम हमारा सेकंड दे रहा है और चाल हमारी 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रही है, ये नहीं चलेगा। यदि टाइम हमारा सेकंड में हो तो चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। तो हम आपको बता दें, जब चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा हो और इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो आप सुनिए, देखिए हम बड़े थे अब छोटे होंगे, क्या होंगे? बड़े थे अब छोटे होंगे। तो देखिए अमीर से गरीब बनाने में हमको एक गरीब का हाथ होता है, तो ऊपर छोटी संख्या यानी 5/18 से क्या करेंगे? गुणा करें। और यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया हो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो अब हम गरीब से अमीर हो रहे हैं, तो अब किसी अमीर का हाथ होगा, तो यानी इसमें हम 18/5 से गुणा करेंगे। तो आप ये बात रट लीजिए, हम गरीब अमीर करके बता रहे हैं, सबका अपना अपना समझाने का तरीका है। ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिए, हमने तो फ़िलहाल ऐसे ही याद कर रखा है। तो देखिए अब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर, तो 18 पंजे 90, तो यहाँ 25। अब 25 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 25 मीटर जा रही। अब ये हमारी चाल हो गई, समय 8, लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुणे समय। चाल हमारी 25 है, समय हमारा 8 है, तो 25 अट्ठे होता है 200, यानी 200 मीटर की दूरी थी। किसकी? रेलगाड़ी की जो लंबाई थी वो कितनी थी? 200 मीटर थी। ठीक है, बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए गीता, महिमा और अनुज किसी कार्य को 6, 9, 18 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखिए गीता, महिमा, अनुज मिलके, गीता 6 दिन में करती है, महिमा 9 दिन में करती है और अनुज 18 दिन में करता है। देखिए काम समय का उल्टा होता है, तो ऐसे कर लीजिए। अब सबको आप जोड़ लीजिए क्योंकि सबका साथ में पूछ रहा था, तो लासा इसका 18 ही आएगा। 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18, 18 एक 18, तो आएगा। इसको जोड़ने पे 6/18 काट देंगे तो 1/3। अब फिर काम समय का उल्टा होता है ना, तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कि कह रहा था कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 3 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे फ्रेंड्स? 3 दिन में करेंगे। चलिए आगे हल करते हैं। आगे आप कह रहा है कि किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर 20% की हानि। सोचिए यदि उसका विक्रय मूल्य हमने 96, मतलब उसको 96 रुपये में बेचा तो 20% की हानि हो गई, तो ख़रीदा कितने का? तो CP इक्वल होता है SP गुणे 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो SP कितना है? 96, और हानि कितने की हुई? 20% की। तो 100 में से 20 जाएगा तो 80, 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 4 दूनी 8, 4 चौके 100, 24 पंजे 120। यानी मैंने ख़रीदा उस वस्तु को कितने में था फ्रेंड्स? 120 रुपये में ख़रीदा। अब कह रहा है कि इस वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए किस में बेचना। देखिए हमने ख़रीदा 120 का था, अब हमें इस पे 20% लाभ चाहिए। अब हमारा नया विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का फार्मूला भी आप देख लीजिए। विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बटे में 100। एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला। अब आप यहीं पे याद कर लीजिए, जब हम इस चैप्टर पे पहुँचेंगे तो आपको नोटिस कराएंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा CP कितना? 120। लाभ कितने का चाहिए हमें? 20 का चाहिए, 20% का। ठीक है, तो यहाँ प्लस कर दिया क्योंकि लाभ वैसे भी प्लस में जुड़ता है। तो यहाँ भी आएगा 120 बटे में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144। यदि मुझे 20% का लाभ चाहिए तो मैं उस वस्तु को 144 रुपये में बेचूंगी। ठीक है, ये भी प्रश्न हो गया। अब देखिए कह रहा है
5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में कोई धन अपने का 2 गुना हो जाएगा। ये सवाल पिछली बार भी हल कराए थे। तो देखिए 2 गुना हो जाएगा। माना मूलधन 100 रुपये। कितना मान रहे हैं मूलधन हम? 100 रुपये। तो मिश्र धन 2 गुना इसी का हो जाएगा। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और फिर ब्याज निकालिए। ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन में मूलधन जाएगा तो ब्याज आ जाएगा, यानी ब्याज हमारा कितना आ गया? 100 आ गया। दर हमें कितना दिया है? 5 दिया है। ठीक है, अब समय हमसे पूछ रहा है, टी हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो एसआई का फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना है हमारा? 100 है। रेट 5 है। टाइम का पता नहीं, बटे में 100। और एसआई भी हमारा 100 है। 100 से 100 कट जाएगा, 5 से इसे काटेंगे तो यहाँ 20, यहाँ 1 है। तिरिया का गुणा करेंगे तो टी इक्वल आ जाएगा 20। 20 साल में ऐसा होने वाला है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न को आप देखिए। यहाँ कह रहा है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई का 7/5 गुना है। यदि आयत का परिमाप 240 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। आइए इसे भी हल करके बताते हैं। आयत की लंबाई चौड़ाई का, तो मान लीजिए चौड़ाई यक्स, जिससे तुलना की थी उसको हम यक्स मानते हैं। अगर चौड़ाई यक्स हो गई तो लंबाई इसी का 7/5 गुना है। तो यक्स का 7/5, 7x/5। अब परिमाप दिया है हमें, तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में L+B। परिमाप कितना दिया है? 240। हमने यल कितना पता है? 7x/5। B कितना पता है? यक्स। 5 का, अब जब 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x, इसमें जोड़ेंगे तो 12x/5 इक्वल 240। गुणे में है, उधर जाके भाग में, यहीं से इसको देते हैं कट तो उधर आएगा। जब 2 से इसको काटेंगे तो 120। अब 12 से भी इसको काट दिया। अब यहाँ यक्स का मान कितना आ गया? 50 आ गया। कितना आ गया? 50। हमसे आयत का क्षेत्रफल पूछा है। हमने चौड़ाई, यानी हमारी चौड़ाई कितनी हो गई फ्रेंड्स? 50 हो गई। अब 50 का 7/5 इसकी लंबाई है, तो यानी लंबाई हमारी कितनी है? 70 है। 50 का आप 7/5 निकालेंगे तो 70 आएगा। क्या आएगा? 70। नहीं, देखिए 50 का 7/5, इससे काटेंगे यहाँ 10, यानी हमारी लंबाई 70, चौड़ाई 50। तो हमसे एरिया पूछ रहा है, तो आयत का एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 70, चौड़ाई 50, तो 7×5 = 35, पीछे 2 0। तो देख लीजिए राइट ऑप्शन आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए 4 मीटर भुजा वाले एक घन को बनाने के लिए 1 मीटर भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी? 4 मीटर भुजा वाले एक घन को बनाना है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले दोनों का आयतन निकाल लीजिए। तो देखिए 4 मीटर जिसकी भुजा है उसका आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन आप जानते होंगे। घन का आयतन होता है फ्रेंड्स A क्यूब होता है। तो जब हम 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 64। और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 से इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 64 ही आएगा। यानी 1 मीटर भुजा वाले घनों की कितनी आवश्यकता होगी? तो 64 घनों की। यदि 64 घन लाएँ 1 मीटर की तो कहीं जाके 4 मीटर भुजा वाली एक घन आप बना पाएंगे। उसके बाद देखिए कि यदि किसी वर्ष 15 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो उस महीने में कुल कितने शनिवार होंगे? चलिए आइए इसे भी बताते हैं हम आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है। देखिए ये मैंने पूरा मान लीजिए कैलेंडर अगस्त का बना लिया। 15 तारीख को बृहस्पतिवार बोला था, तो देखिए इससे पहले 8 को बृहस्पतिवार होगा, फिर 1 को होगा, इसके बाद 22 को बृहस्पतिवार, 29 को। तो देखिए बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, 1 शनिवार यहाँ, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, 1 शनिवार यहाँ, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, 1 शनिवार यहाँ, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, 1 शनिवार वहाँ, ऐसे ही टोटल दोस्तों इस महीने में 5 शनिवार है। कितने शनिवार है? 5। यही हमसे क्वेश्चन था कि कुल कितने शनिवार होंगे, तो कितने शनिवार हैं? 5। उसके बाद देखिए 25 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 25 आदमी कितने दिन में पूरा कर रहे थे? 10 दिन में। 25 आदमी उस काम को
10 दिन में पूरा कर रहे थे, तो एक आदमी और ज़्यादा टाइम लेगा, यानी 25 × 10, ठीक है। उस तो 20 आदमी कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में पूछ रहा था, तो 20 आदमी, तो बटे में आप 20 कर दीजिए। तो इसे काटेंगे तो 10 दूना 20 यानी 25/2, 12.5 दिन में, 12.5 डी हमारा राइट आंसर होगा। ये भी एक एक नियम से था, सब बताएंगे आपको, फिलहाल अभी आप समझते जाइए। दूध के एक कैन में 20% पानी मिलाया गया है, तो 20 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी? 4 लीटर आना चाहिए। देखिए कैसे, 20 लीटर का एक कैन है, इसमें 20% पानी है, तो इस प्रतिशत निकाल लेते हैं, यानी उसमें कितना लीटर पानी डाला गया है? 4 लीटर पानी डाला गया। तो ये आपकी मैथ भी हमने हल करा दी है दोस्तों। देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। प्लीज़ आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि इसी प्रकार की और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आप ही लोग का साथ है तब हम हैं। चलिए फिलहाल अभी गद्यांश हल करते हैं, कभी आपसे भी बातचीत होगी। देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने गद्यांश की ओर, तो चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं, देर नहीं करते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए पहला गद्यांश हम पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि सर्दियों में हिमालय प्रदेश मोटी बर्फ़ से ढक जाता है और हिमालय की तलहटी स्की उत्साही लोगों के लिए भारत के पसंदीदा खेलों के मैदानों में एक बन जाता है। मनाली के ऊपर सोलंग घाटी में कुछ सबसे सुलभ ढलान है। सोलंग घाटी मनाली में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है। सोलंग घाटी न केवल आसपास के परिदृश्य के कुछ लुभाने दृश्य प्रस्तुत करते हैं, बल्कि इसकी ढलान भी एक बहुत लोकप्रिय स्कीइंग गंतव्य है। खासकर सर्दियों के दौरान ग्रीष्मकाल में यह जगह पैराग्लाइडिंग स्थल में बदल जाती है। यदि आप एक उत्साही व्यक्ति हैं तो सोलंग घाटी में साहसिक गतिविधियां जैसे कि ज़ॉर्बडिंग और घुड़सवारी भी उपलब्ध है। पहला क्वेश्चन, गद्यांश के किस प्रदेश की बात की जा रही है? तो गद्यांश में हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है। शुरू में ये देखिए हिमाचल प्रदेश। उसके बाद उपयुक्त गद्यांश में उल्लेखित किसी एक पर्वत का नाम, तो यहाँ दोस्तों हिमालय आया है। ये देखिए क्या आया है? हिमालय आया है। उसके बाद देखिए कि ढलान का विपरीत शब्द क्या होता है? ढलान का विपरीत इसमें से क्या होगा, थोड़ा बताइए हमें। खुदाई, गहराई नहीं, पठार नहीं, चढ़ाई होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए कि कौन सी जगह ग्रीष्मकाल में पैराग्लाइडिंग स्थल में बदल जाती है। यहाँ पे आप देखिए, जहाँ पे मैंने पैराग्लाइडिंग पढ़ा था, कह रहा है कि ये देखिए कि पैराग्लाइडिंग स्थल में बदल, लेकिन कौन सी जगह? यहाँ पे सोलंग घाटी की बात हुई है। किसकी हुई है फ्रेंड्स? सोलंग घाटी की। तो जो सोलंग घाटी है वही बदल जाती है। चलिए उसके बाद देखिए उपयुक्त जानकारी किन लोगों को आकर्षित करती है। तो दोस्तों ये जो जानकारी है वो किसे आकर्षित करती है? यहाँ पे देखिए कि आपके गद्यांश में ये बात कहीं लिखी गई है, आपकी गद्यांश में ये कहीं भी बात लिखी गई है फ्रेंड्स। तो देखिए वैसे आप ऑप्शन द्वारा इसे चेक कर लीजिए कि क्या वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों को, इतिहासकारों को, यात्रियों को। किसको दोस्तों? यात्री, जितने मतलब कि ये यात्रियों को आकर्षित करती है कि मतलब कि हम लोग वैसे भी अच्छी अच्छी जगह जाना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है। तो अब देखिए अनुच्छेद दूसरा कह रहा है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। सप्तऋषि मंडल भी ऐसे ही तारों का एक समूह है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाए तो वह ध्रुव तारे की ओर इंगित
यदि आप आसमान में देखेंगे तो आपको ये प्राचीन समय की बात बताई, फिलहाल अभी इस दौरान ऐसा कुछ नहीं, पुराने समय की बात है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में लोग किसकी सहायता से दिशा का निर्धारण करते थे, तो तारों की सहायता से। क्वेश्चन में आपके खाली तारों के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल ध्रुव तारे की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। सप्तमंडल ऋषि, यहाँ पे यही बताया है कि ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। वही सप्त ऋषि संकेतक तारों का आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। तो ध्रुव तारे की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सप्त ऋषि मंडल का। उत्तरी तारे को और किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे देखिए कि उत्तरी तारा उत्तर दिशा में कहाँ गया, हाँ इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं, देख रहे हैं ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ध्रुव तारा। उसके बाद देखिए कि उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक, यहाँ दोस्तों किसके बारे में बताया गया है, खाली यहाँ पे तारों के बारे में और आसमान, यही राइट होगा क्योंकि यहाँ ग्रह के बारे में थोड़ा भी चर्चा नहीं हुई। आसमान की सैर तो हम लोग किए ही नहीं, केवल तारों के बारे में। सप्तऋषि की कहानी थोड़ा सा आया है इसमें, तो राइट वैसे यही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए विविध शब्द निम्न में से किससे मिलता जुलता है। आश्चर्य से, विभिन्न से, जटिल से, शांतिपूर्णा, ये ऑप्शन कट गया था, बच्चे लिखे हैं। तो देखिए विविध मतलब दोस्तों अलग अलग होता है, तो ये बी से भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, चलिए अगला गद्यांश पढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर गद्यांश में है कि ऊन का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, यह रेशे की मोटाई तथा लंबाई जैसी विशेषताओं पर निर्भर करता है। भेड़ की नस्ल की परवाह किए बिना ऊन एक बहुत ही कामगार रेशा है जिसमें कई अलग अलग गुण होते हैं और महीन से लेकर मोटे ऊन तक सभी के प्रयोग में लाया जाता है। महीन ऊन मुख्य रूप से कपड़ों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि मोटे ऊन कालीन और साज सज्जा में किए जाते हैं। जैसे कि पर्दे या बिस्तर के लिए एक भेड़ प्रतिवर्ष लगभग 4.5 किलोग्राम ऊन पैदा करती है। जब 10 या अधिक मीटर कपड़े के बराबर होती है। यह 6 स्वेटर, 3 सूट और ट्राउज़र बनाने के लिए, एक बड़े सोफे या 15 कुर्सियों को ढकने के लिए पर्याप्त है। एक भेड़ एक साल में इतना ऊन देती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ऊन के प्रयोग से क्या बनाया जाता है, मेज, कपड़ा, रस्सी, छाता। तो देखिए ऊन के प्रयोग से विभिन्न कार्यों को, जैसे रेशे की मोटाई, लंबाई विशेषताओं पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेज़ तो हम बना नहीं पाएंगे, रस्सी भी नहीं बना पाएंगे, छाता भी नहीं, कपड़ा बना लेंगे बट ऊन के प्रयोग से। ठीक, यही राइट हो जाएगा। फिर देखिए महीन ऊन किस काम में लाया जाता है, तो जो महीन ऊन है वो कपड़ा बनाते हैं, उससे जो मोटे होते हैं उसे कालीन, साज सज्जा की चीज़ें, पर्दे वर्दे। ठीक है, उसके बाद ऊन के प्रयोग का निर्धारण किस विशेषता के आधार पर नहीं किया जाता है। ऊन की उपयोग का निर्धारण किस विशेषता के आधार पर नहीं किया जाता है, तो गलनांक, क्योंकि इस गद्यांश में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। उसके बाद देखिए एक भेड़ साल भर में कितने किलोग्राम ऊन पैदा करती है, तो 4.5 किलोग्राम। दिखा दे आपको, ये देखिए 4.5 किलो। उसके बाद देखिए कि निम्न में कौन सा कथन सही है, बताना ये था इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पढ़ते हैं, सभी ऊन बारीक होते हैं, नहीं, मोटे भी होते हैं। ऊन से कपड़े नहीं बनाए जा सकते, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। ऊन के कपड़े ठंडे रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऊन के कपड़े गर्मी देते हैं, हाँ ये उत्तर सही है कि ऊन के कपड़े क्या देते हैं, गर्मी देते हैं। अगला गद्यांश अब देख लीजिए कि प्रशांत महासागर पृथ्वी के महासागरीय विभाजन में सबसे बड़ा और गहरा है। यह उत्तर में अटलांटिक महासागर से लेकर दक्षिण में स्थित दक्षिणी महासागर तक फैला हुआ है तथा पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों और पूर्व में अमेरिका से घिरा है। हालांकि एशिया और ओशिनिया के लोगों ने प्रागैतिहासिक काल से प्रशांत महासागर की यात्रा की है, परंतु पूर्वी प्रशांत पहली बार यूरोपीय लोगों द्वारा 16वीं शताब्दी में देखा गया था, जब स्पेनिश खोजकर्ता वास्को नूनेज डी बल्बोआ ने 1513 में पनामा भूडमरू मध्य को पार किया और महान दक्षिणी समुद्र की खोज की। समुद्र का वर्तमान नाम पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन द्वारा 1921 में दिया गया था।
तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन है। एक ही महासागर की चर्चा हुई है, वो भी प्रशांत। फिर देखिए कि प्रशांत महासागर पूर्व में किस भूभाग से घिरा हुआ है। तो आइए गद्यांश में पढ़ते हैं। देखिए, उत्तर में अटलांटिक, दक्षिण में दक्षिणाई, पश्चिम में एशिया, पूर्व में अमेरिका से। किससे घिरा हुआ है दोस्तों? पूर्व में अमेरिका से। उसके बाद देखिए पूर्व प्रशांत पहली बार कब देखा गया? 16वीं शताब्दी में। ये देखिए कि पहली बार यूरोपीय लोगों ने 16वीं शताब्दी में देखा। तो कब देखा फ्रेंड्स? 16वीं शताब्दी में। देखिए वास्को नुनेस डी बल्बोआ कौन था? इधर देखते हैं, स्पेनिश खोजकर्ता था। कौन सा दोस्तों? स्पेनिश खोजकर्ता। कौन था ये? खोजकर्ता। निम्न में कौन सा किसी महासागर का नाम है? प्रशांत। ये देखिए अमेरिका देश है, ये भी महाद्वीप है, ये भी महाद्वीप है, खाली यही प्रशांत एक महासागर। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको फिर आज एक मॉडल पेपर की करा दिया है कंप्लीट। तो आप जितना हो सके उतना हमें सपोर्ट करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिए और भी बच्चों तक पहुंच सके। और हाँ, यदि कोई बातें नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी भी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, तो फ़िलहाल चलिए अभी के लिए हम चलते हैं, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर।